रजिया के बाद जो शासक बना उसका नाम था दोस्तों बहराम शाह। छोटे छोटे शासक हैं ये, 1240 से 42 ईस्वी तक रहा। दोस्तों याद रखना 1240 से 1242 तक शासक रहा है। बिल्कुल राकेश जी, कंप्लीट हिस्ट्री हो जाएगी। बहराम शाह 1240 से 1242 तक रहा है। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो बस इतनी है कि इसके समय या शासनकाल में 1241 में मंगोलों का आक्रमण हुआ। मंगोलों का आक्रमण हुआ। इसके अलावा भी एक और बात सुने आप, बहराम शाह ने एक पद का सृजन किया, पद सृजित किया। तो याद रखना सुल्तान के बाद सारी शक्ति का जो नियंत्रक होता था, ढंग से समझना, छोटे छोटे शासक हैं ये, बलबन आएगा, बहुत बड़ा शासक आएगा। शासन काल में 1241 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण हुआ और इसने बहराम शाह ने एक पद सृजित किया जिसका नाम था नायब ए मुमालत। और दोस्तों नायब ए जो मुमालत था उसमें सुल्तान के बाद सारी शक्तियों का क्या था, नियंत्रण था या नियंत्रक था। संपूर्ण शक्तियों का नियंत्रक कह सकते हैं, सुल्तान का उत्तराधिकारी कह सकते हैं शक्तियों के मामले में। इसके बाद में बात करूं दोस्तों, सर्वप्रथम नायब ए मुमलत नियुक्त किसको किया, ऐतगीन को। किसको किया दोस्तों, ऐतगीन को। नायब ए मुमालत नियुक्त किया किसको, ऐतगीन को। ये वही ऐतगीन है दोस्तों, ये 1941 नहीं है मैडम, 1241 है। मंगोलों का आक्रमण हुआ, नायब ए मुमालत नियुक्त किया किसको, ऐतगीन को। इसके बाद जो शासक बना उसका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह। एक प्रॉब्लम यह भी हुई कि अलाउद्दीन मसूद शाह के समय से पूरी जो शक्ति थी सुल्तान की जगह चालीसा में आ गई। किसमें आ गई, चालीसा में। यानी कि इल्तुतमिश द्वारा निर्मित की गई तुर्कान चहलगामी या दासों का चालीसा या गुलाम चालीसा, उसके हाथों में पूरी शक्ति या सत्ता आ चुकी थी। तो इस समय अलाउद्दीन मसूद शाह के समय या शासनकाल में गुलाम चालीसा शक्ति का केंद्र था, शक्ति का केंद्र था। शक्ति का क्या था दोस्तों, केंद्र था। इसके अलावा भी मैं बात कर लूं, बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह गुलाम वंश का अगला शासक बनता है। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 तक रहता है। शासन काल में गुलाम चालीसा के हाथों में सारी शक्ति आ जाती है। इसने मलिक और वजीर नियुक्त किए, मलिक नियुक्त किया। शासनकाल में 1241 में मंगोलों का आक्रमण हुआ, पद सृजित किया नायब मुमालत का, और नायब मुमालत सुल्तान के बाद सारी शक्ति का केंद्र था, जिस पर ऐतगीन नामक व्यक्ति को नियुक्त किया जो कि रजिया का विरोधी था। अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बनता है 1242 से 46 तक। इसके शासनकाल में जो गुलाम चालीसा था, इसके जो शासनकाल में गुलाम चालीसा था वो शक्ति का केंद्र बना, सुल्तान से भी अधिक जो पूरा प्रभावी था दोस्तों सल्तनत काल में। तो वो कौन था, गुलाम चालीसा। और इसने दो पद या मैं कह दूं पदाधिकारी नियुक्त किए। मलिक के पद पर नियुक्त किया कुतुबुद्दीन हसन को, और वजीर के पद पर नियुक्त किया अबू बकर को। तो क्वेश्चन आ सकता है अलाउद्दीन मसूद शाह का वजीर कौन था, अबू बकर था। कौन तो दोस्तों, अबू बकर था। आगे अपन बात करें दोस्तों,
बिल्कुल बिल्कुल, भीम लोथिया जी तुर्गाने चहलगामी का पतन या उसे समाप्त किया बलबन ने। लेकिन ये चीज मैं बलबन में बताऊंगा, बलबन स्टार्ट होगा थोड़ी देर में, बिल्कुल बलबन में पढ़ाऊंगा इनको, बलबन स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में, ठीक है, बलबन में करा दूंगा आपको। तो इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ये इंपॉर्टेंट है कि इसका वजीर कौन था, अबू बकर था। तो सुल्तान बनता है, वो बनता है दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद, और नासिरुद्दीन महमूद का ही प्रधानमंत्री रहेगा कौन, या मैं कह दूं दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद की तरह ही शक्तिशाली रहेगा कौन दोस्तों, उसका नाम रहेगा बलबन। क्या नाम रहेगा, बलबन। और यहां पर अपन बात करें दोस्तों आगे, स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा, और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद नासिरुद्दीन महमूद देखते हैं। नासिरुद्दीन महमूद है जिसने बलबन की शक्ति को जन्म दिया, जिसने बलबन की शक्ति को क्या दिया दोस्तों, जन्म दिया। इसके अलग कौन सा डाउट है आपको बताइए, क्या डाउट, क्या मतलब है यहां पर, फिर भी सुन लो। कालीबंगा की खोज 1951 में हुई थी, बिल्कुल 1951 में हुई थी, ठीक है। तो 46 रहा। इसके अलावा मैं कह दूं यह अंतिम शासक, इसका मतलब इल्तुतमिश ने इलवारी वंश की स्थापना की थी, और उसी इलवारी वंश का दोस्तों अंतिम शासक रहा है कौन, नासिरुद्दीन महमूद। इलवारी वंश का अंतिम शासक रहा है कौन दोस्तों, नासिरुद्दीन महमूद। इलवारी वंश का संस्थापक था दोस्तों कौन, इल्तुतमिश। अंतिम शासक कौन है दोस्तों, नासिरुद्दीन महमूद। आगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें, नासिरुद्दीन शासन की समस्त शक्तियों का अधिकारी दोस्तों बलबन था। बलबन इसका दास भी था दोस्तों, याद रखना, बलबन इनकी समस्त अधिकार, इनकी समस्त शक्तियों का अधिकारी था। इसके अलावा भी बलबन सबसे खास था नासिरुद्दीन महमूद का। इसके अलावा भी दोस्तों बलबन सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान का टाइटल लेकर घूम रहा है अपने, यानी कि सुल्तान की तरह का छत्र सर पर रखकर घूमता था इस समय कौन, बलबन। इसके अलावा भी दोस्तों मैं बता दूं आपको, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें, इसके शासनकाल में दोस्तों पहली बार सल्तनत काल में भारतीय मुसलमानों के जो दल था उसका निर्माण किसके समय में हुआ, नासिरुद्दीन महमूद के में। और दोस्तों रखना इनका जो नेता था रेहान, इनका जो दोस्तों जो भी था अधिकारी था, नेता था भारतीय मुसलमानों के दल का। याद रखना नासिरुद्दीन महमूद के समय में भारतीय मुसलमानों के दल का निर्माण हुआ, उसका नेता था इमानुद्दीन रेहान। कौन था दोस्तों, इमानुद्दीन रेहान था। और यह इलवारी वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के मरते ही एक व्यक्ति शासक बनता है, स्वयं को शासक घोषित करता है, उस व्यक्ति का नाम होता है दोस्तों बलबन। क्या नाम होता है, बलबन। अब बलबन की अपन बात कर लें दोस्तों, बलबन क्या था, कैसे था। बलबन ही वो व्यक्ति है जिसने सर्वप्रथम सल्तनत काल में राजत्व का क्या दिया, सिद्धांत दिया। आगे अपन बात करें, चलता हूं तो फिर भाई दोस्तों, नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 65 तक अंतिम शासक था इलवारी वंश का। शासन की समस्त शक्तियों का अधिकारी बलबन था। सल्तनत काल में निर्माण हुआ भारतीय मुसलमानों के दल का, जिसका नेता था इमानुद्दीन रेहान। कौन था दोस्तों, इमान